नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है आशुतोष प्रसिद्ध और आप मुझे देख रहे हैं प्रयाग दर्शन पर। प्रयाग दर्शन की संवाद श्रृंखला में हम आज जिनके घर आए हैं वो वाटर कलर आर्टिस्ट हैं। देश विदेश में वो अपने इसी हुनर की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन वो हैं खाटी इलाहाबादी। हम उनसे इलाहाबाद पर बात करेंगे, संगम पर बात करेंगे। आइए जुड़ते हैं कसीम फारूकी सर से। नमस्कार। सर, इलाहाबाद तो आपकी जन्मस्थली हुई। कई शहरों में आपका रहना भी हुआ, पढ़ाई लिखाई और भी सिलसिलों में आप अलग अलग शहरों में गए होंगे। बिल्कुल। जितने शहरों में आप गए वहाँ का और इलाहाबाद का अनुभव कैसा रहा? अद्भुत रहा, मैं कहूँगा अद्भुत रहा। देखिए, घूमना, मिलना जुलना, यही आपकी अनुभव की तिजोरी है। जितना आप लोगों से मिलेंगे उतना आपका अनुभव बढ़ेगा, उतनी आपकी अनुभव की जो तिजोरी है वो बढ़ती जाएगी। और अनुभव ही आपका कंटेंट है। अगर आप अनुभव नहीं करेंगे तो आप कंटेंट कैसे लाएंगे अपनी पेंटिंग के लिए, अपने साहित्य के लिए? तो मिलना जुलना तो बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैं संगम और प्रयाग जैसी धरती पे मैं पैदा हुआ। मेरा ननिहाल, मेरा ददियाल सब बनारस में रहा। मेरी अहलिया जो कहें, मेरी वाइफ जो है वो अलीगढ़ से हैं। एक अलग ही एक तहजीब याफ्ता शहर रहा। हाँ। तो हम बहुत ही किस्मत वाले रहे कि हमको जो है इन शहरों से, इन जगहों से जुड़ाव रहा। ऐसे तो घूमना तो बहुत सारी जगह हुआ, विदेश भी गया घूमने के लिए। इस सवाल को कुरेदने का जो मेरा मुख्य मुद्दा ये था कि मैं आपके बचपन से जुड़ना चाह रहा था। अच्छा, चलिए बचपन से शुरुआत करते हैं कि पढ़ाई कैसे हुई? पता है, कला आपको चुन लेती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप कला को चुनते हैं तो कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। परिवार कैसे समर्थन में आता है, नहीं आता है। उस दौरान भविष्य की जो चिंता है, परिवार की जो एक लगाम है कि जीविका कहाँ से चलेगी तुम्हारी, बिल्कुल। उस दौरान की सारी पटकथा या आपकी पूरी मानसिक पृष्ठभूमि कैसे बनी? बिल्कुल, हम चलिए उस पर आते हैं, उसी मुद्दे पे आते हैं कि हम शुरुआत से चलते हैं कि मैंने यहाँ पैथनी कॉन्वेंट स्कूल है हमारे घर के पास में ही, वहाँ से मैंने तालीम, मतलब हाई स्कूल मैंने वहाँ से किया। और जो फ़िक्र अमूमन एक माँ बाप के जहन में होती है कि जो है कि बच्चा हमारा बड़ा होकर क्या बनेगा। हमारा परिवार ज़्यादातर लिटरेचर से जुड़ा रहा, या जो है डॉक्टर रहे हैं। अभी आपने फारूकी साहब का जिक्र किया था। जी, मैंने शमशुर रहमान फारूकी साहब का जिक्र किया था। तो साहित्य से भी जुड़ाव रहा है। इंटेलेक्चुअल्स हमारी फैमिली में ज़्यादा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, और तालीम याफ्ता या कहिए कि सर्विस क्लास ज़्यादा रहा है। तो माँ बाप को अमूमन फ़िक्र रहती है कि बच्चा हमारा बड़ा होकर क्या बनेगा। हम डॉक्टर हैं तो हमारा बेटा भी डॉक्टर ही बने। अब इतनी पुरानी हमारी बरसों की प्रैक्टिस से कौन संभालेगा। तो बेटा भी डॉक्टर होना चाहिए। और हमारी फैमिली में ये था। तो बड़ी बहन को भी ये था कि जो है डॉक्टर बनेगी, CPMT करेगी, लेकिन उसका भी रुझान लिटरेचर की तरफ ज़्यादा था। अच्छा। वो लिटरेचर की तरफ चली गई। उसने भी PMT नहीं, CPMT उस वक्त हुआ, PMT CPMT हुआ करता था मेडिकल के लिए। नीट, अब तो नीट होने लगा। तो CPMT हुआ करता था। तो उसकी तरफ बहुत किया कि कोई बच्चा हमारा चला जाए। तो बड़ी बहन से नाउमीद हो गए हमारे वालिद साहब। और उसके बाद फिर मुझसे तो आपसे भी नाउमीदी उनको मिली। भाई कम से कम लड़का है तो, बेटियां चलो कोई बात नहीं करें, कोई चलेगा, बेटा है तो कम से कम उनसे तो उम्मीद की जा सकती है। आपके सपने पूरे करने की आधी जिम्मेदारी तो बेटों की है। बिल्कुल, ये हमारे इंडियन कल्चर में है कि माँ बाप के अरमानों को हम लोगों को उठाना ही पड़ता है। तो खैर गलत भी नहीं है उनकी। नहीं। तो मतलब मैं फिर वहीं घूम का था। बचपन के बारे में पढ़ाई कैसे चुना आपने? आप अपनी विधा को ऐसे चुना? विधा ऐसे चुनी हमने कि पढ़ाई लिखे में बहुत अच्छे नहीं थे। है ना, अलग ही दुनिया में रहते थे। तो क्लास में टीचरें भी शिकायत करती थी हमारे फादर से कि ये इसको कुछ लिखने को तो दिए, पता नहीं कहाँ चला जाता है इसका दिमाग, कौन सी दुनिया में घूमता रहता है, समझ में नहीं आता है। लिख रहे हैं, जो हवा से पन्ना पलट गया तो फिर वहीं से लिखना शुरू कर दिया। पीछे कहाँ है, आधी लाइन इधर लिखी, आधी 4 पन्ने के बाद लिखी हुई। तो ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। शायद हम ख्याली पहले से रहे जरा सा। तो तवज्जो नहीं थी पढ़ाई की तरफ। ड्राइंग में अच्छे थे हम, थोड़ा ड्राइंग वाइंग कर लेते थे। बड़ा इंटरेस्ट, अच्छे तो नहीं कहेंगे हम, इंटरेस्ट बहुत था। तो स्टेज पे जाना और ये करना है ज़्यादा दिल लगता था हमारे। तो हाई स्कूल के बाद से ही हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे पेंटिंग में ही करना है, जाना है इसमें। तो आसान था ये? बिल्कुल आसान नहीं था। अरे साहब, बहुत मतलब जिसको कहा जाए ना कि बाहर किसी से लड़ दो ठीक है, हाथापाई कर लो, उसमें शायद आप हार जीत जाओ, लेकिन घर से लड़ना और घर से जीतना और ये अलग ही स्ट्रगल होता है। ये आसान नहीं था इसको चूज़ करना। बहरहाल हमने मन के बड़े पक्के थे और ज़िद्दी भी थे,
चूज़ कर लिया। तो हमारे फैमिली में शमशुर रहमान फारूकी साहब उर्दू साहित्य के बहुत बड़े नाक़िद गुज़रे हैं और पूरी दुनिया उनसे परिचित है। तो हमारे फादर साहब ने कहा कि इनको समझाइए कि ये क्या है, पेंटिंग वेंटिंग के चक्कर में पड़ेंगे, क्या ये पेंटर बनेंगे, क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई समझाने की ज़रूरत इसको नहीं, समझाने की ज़रूरत आपको है। आप ज़रा खामोश रहिए और जो लड़का करना चाहता है उसको करने दीजिए। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा मन को मजबूती मिली कि हमने फैसला कर लिया कि हम इंटर में भी ड्राइंग लेंगे। तो इंटर में भी ड्राइंग यहाँ किसी स्कूल में जल्दी हमको मिली नहीं, जो मिली हिंदी मीडियम में थी और ऐसे ही थी, मतलब काम चलाऊ टाइप के टीचर्स थे, तो समझ में नहीं आया। तो मैं अलीगढ़ चला गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। वहाँ एक बहुत नामी आर्टिस्ट थे आपके जो है अजमत शाह साहब, वो फाउंडर भी थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के। तो बड़ी जद्दोजहद से उनसे भी हमने सीखा, बहुत स्ट्रगल किया उनसे भी सीखने में। लेकिन बहरहाल एक बार उनकी शागिर्दी मिल गई तो उन्होंने रास्ता मुझे सही दिखाया और कहा कि आप बनारस जाइए, बनारस आपके घर के नज़दीक भी है और आप वहाँ अच्छी तालीम, आपको फाइन आर्ट्स की अच्छी तालीम मिलेगी। वो कल्चरल सिटी है भाई, सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है, तो वहाँ आप ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। मैं बनारस चला आया और बनारस के आया, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मतलब जो जितनी दिल में भड़ास थी आर्ट और कल्चर को लेकर, सब बनारस में निकली। मैंने BFA किया वहाँ पे और MFA भी मैंने वहीं से BHU से ही किया। देखिए, जब फाइनल ईयर में जब आदमी आता है, स्टूडेंट आता है, तो अपनी एक विधा चुनता है। वो विधा ज़्यादातर लोग कोई स्कल्पचर बनाने में चला जाता है। स्कल्पचर में भी लोग कहते हैं कि हम पॉटरी करें या टेराकोटा करें या वुड क्राफ्ट में जाएं या पत्थर में काम करें, पत्थर में भी मार्बल में काम करें या सैंडस्टोन में काम करें। तो हर व्यक्ति अपनी विधा आगे के लिए इस्टेब्लिश होने के लिए, एस्टेब्लिश आर्टिस्ट बनने के लिए उस पर एक कहीं स्टेबल हो जाता है। तो मेरे साथ मसला बड़ा ये हुआ कि यार जिसको देखो वही ऑयल बना रहा है, और पेंटिंग हमारे जो उस्ताद थे वो भी जो है कहें कि नहीं ऑयल में काम करो, ऑयल की पेंटिंग महंगी बिकती है, ज़्यादा उसकी वैल्यू है, तो ऑयल में काम करो। तो हम ठहरे बड़े अजीब टाइप के आदमी, हम जो कहता था मैं ठीक उल्टा उसका चलता था। तो मैंने कहा नहीं, कलाकार बचपन से ही विद्रोही हाँ, मैं होता है। एकदम उल्टा ही। वो अगर ऑयल कह रहे थे तो मैंने कहा ना, ये नहीं करूँगा। मेरा मन लगता था वाटर कलर में, मैं वाटर कलर करता भी था। तो वहाँ भी कॉलेज में भी डांट पड़ती थी, क्या वाटर कलर के पीछे पड़ गए, वो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, कोई इसको पूछता है नहीं, वाटर कलर ज़्यादा बिकता नहीं है। ऑयल पेंटिंग देखो 3 लाख 5 लाख हुसैन साहब बेच रहे हैं, भव्य भी हो जाती है ना, भव्य भी हो जाती है। ऑयल और कलर उभरे हुए दिखते हैं, ऑयल उसकी लाइफ ज़्यादा है, ये है बहुत तरह की बातें करने लगी। मैंने कहा यार मैंने अपने मन के अलावा मैंने किसी की सुनी नहीं है, मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, मैं क्या इनकी सुनूंगा भाई, मुझे जो अच्छा लगे मैं वही करूँगा। मैंने वाटर कलर को चुन लिया कि मैं वाटर कलर विधा में ही काम करूँगा, और उस दिन से वाटर कलर को मैंने जो चुन लिया, वाटर कलर इज सेड टू बी द टफेस्ट मीडिया टू बी मास्टर्ड। पानी को समेटना ही मुश्किल है। आप पानी रेसे डालिए, कैनवस पे डालिए, और जिस तरीके से वो फैलता है, अभी आप जज्बात हैं साहब, जज्बात हैं, वो मतलब बह निकलते हैं, बस वो बहते हैं। जैसे जज्बातों के लिए पानी और आंसू कहा गया है, लिक्विड ही तो है। और ये लिक्विड जितना अच्छा होता है जज्बातों को बयां करने के लिए, उससे अच्छा तो कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। तो पानी तो बेस्ट मीडियम है। आप खुद महसूस करिए, जब बारिश होती है तो आप कितने जज्बाती महसूस करते हैं, क्या रोमांटिक महसूस करते हैं जब बारिश होती है। पानी की बात ही अलग है। और मैं तो पैदा ही हुआ संगम में, जहाँ इतनी तरह का पानी यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ तो हम उसके पानी को भी मान्यता मानते हैं, इसमें क्या जो बात दिखती नहीं है, सोचती। हमसे ज़्यादा जज्बाती और हमसे ज़्यादा मिलनसार कौन होगा। हम प्रयागराज वासियों से बड़ा मिलनसार और मेहमान नवाज कोई हो सकता है भला? लखनऊ वाले भिड़ जाएंगे आपसे इस मुद्दे। अरे नहीं होंगे, लखनऊ वाले कहते होंगे अपने आपको अदबी, लेकिन हमसे बड़ा मिलनसार, हमसे बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं हो सकता। उनके यहाँ इतनी भीड़ आ जाए लखनऊ में तो आप घबरा के जो है नवाब साहब टोपी फेंक देंगे लेकिन इलाहाबाद के लोग नहीं घबराते। आप इलाहाबाद में जब यहाँ कुंभ होता है तो हर घर में मेहमान होते हैं, हर घर में मेहमान होते हैं, और बड़े दिल खोल कर, कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता, अरे केवल कुंभ होता है। मैं बीइंग अ मुस्लिम जो है, हमारे घर में भी जो है कुंभ के मेहमान आते हैं। बिल्कुल।
मेरे कई दोस्त बाहर हैं, की खूबसूरती यही है। वो आते हैं, बाकायदा ये हॉल ऊपर बने हुए हैं हमारे, खाली रहते हैं, उनमें जो है हम खोल देते हैं, भाई जाइए आप उसमें रहिए। होटल कमरे नहीं मिल रहे हैं यहाँ कमरे पे, नहीं मिल रहे। परेशान है। कोई बात नहीं भाई, आओ, हर घर में मेहमान, हर घर में मेहमान आपको मिलेंगे। और मजाल है किसी में जो है इलाहाबादी या प्रयागराज के लोगों में कि चेहरे पे शिकन आ जाए मेहमान को तो हम सराखों में बिठाते हैं। तो हमसे बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं हो सकता, मैं इससे जो है एग्री नहीं करता हूँ। तो भाई इलाहाबाद की अभी और आपने कितनी सुंदर बात कही, बात करते हुए कि हम तो उसके भी अस्तित्व को समो लेते हैं जिसका अस्तित्व तो है ही नहीं। अब बिल्कुल सरस्वती को, सरस्वती के बारे में अभी आपसे जिक्र हो रहा था कुछ देर पहले, हाँ कि हमसे तो जो दिखाई दे रहा है कि हमारे यहाँ आया है, हाँ हाँ, हम ये मान लेते हैं कि वो आया है हमारे यहाँ, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं जो दिख रहा है। सरस्वती जो नहीं दिखती हम उसकी भी इज्जत करते हैं कि वो दिख नहीं रही है मगर वो है यहाँ पर। हाँ। हम उसके वजूद को मानते हुए भी हम कहते हैं कि वो हमसे मिलने आई है। ऐसे लोग जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें नहीं वो हैं, उनके भी मिलने को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मिलना, संगम का मतलब ही मिलना है, और मिलने को जो सेलिब्रेट हम इलाहाबादी करते हैं या प्रयागराज के लोग करते हैं, वो शायद ही कोई करता होगा पूरी दुनिया में, मैं नहीं समझ सकता हूँ। इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा वो आयोजन कहीं होता हो, तो ये अद्भुत है भाई। इसके लिए हम, ये आयोजन समय के साथ बदले भी हैं धीरे धीरे। पहले तो एक, बिल्कुल बदलाव तो आया है, बदलाव तो आया है। आपने कैसे देखा? देखिए बदलाव तो आया है, और जब मेहमान आते हैं तो आप आदमी एक्सटेंशन करता है, हाँ हाँ, है ना। हम घर में वो बनाते हैं जो रेगुलर नहीं बन रहा होता जो है। नहीं बन रहा होता है, और इस साज सजावट में कुछ चीज़ें हमसे टूट जाती हैं, तो उसका भी ये होता है कि यार मेहमान आ रहे हैं, ये वाला कमरा बाबूजी का कमरा था तो इसको बड़ा करा दिया जाए। तो जो बाबूजी के कमरे की जो महक थी, वो शायद हम मेहमान नवाजी में कहीं कुछ नुकसान कर बैठते हैं अपना भी। टूटने से में बड़ी टीस है। हाँ, कोई जब कोई कुछ याद टूटता है तो टूटने से कोई याद। तकलीफ होती है। तो इलाहाबाद को भी हमने टूटते हुए देखा है और बदलते हुए देखा आपके है। बचपन का इलाहाबाद तो बड़ा रॉनेस से भरा हुआ इलाहाबाद अरे, था। संगम जैसे अब घाट बन रहे हैं, पहले तो रेती थी। संगम का महत्व ही रेत का ही है। बिल्कुल। आप ऐसे देखिए ना, जब हम इलाहाबाद से जब नैनी की तरफ आते हैं तो इतनी हरियाली थी यहाँ पे, हाँ। कि आप जैसे ही पुल से आप उतरेंगे तो आपको अपने आप 2 डिग्री टेम्परेचर कम मिलता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतनी हरियाली थी यहाँ पे। अब वो हरियाली की बड़ी टीस है। जब पेड़ काटे जा रहे थे तो बड़ी तकलीफ हो रही थी कि यार ये नहीं होना चाहिए। ये क्या, ये दरबान की तरह हमारे मेहमानों को क्या अच्छे नहीं लगते। लेकिन सड़कें चौड़ी करनी थी, थोड़ा सा वो भीड़ करना बढ़ेगी था, तो फिर भीड़ बढ़ेगी, तो हमें ये तकलीफ उठानी, बड़े भारी मन से हम लोगों ने पेड़ों को काटा है और जो है सड़क को चौड़ा किया है, चीज़ों को किया, कुछ इमारतें भी तोड़ दी, कुछ यादों को मिटा दिया। लेकिन ठीक है, वक्त है, बदलाव तो आता ही है। कोई भी चीज़ होती है बदलती है, और बदलाव को एक्सेप्ट करना भी चाहिए। हमको महसूस होता है, लेकिन तकलीफ़ होती है अगर कुछ चीज़ टूटती है। तो मैं तो महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को। इलाहाबाद पहले का और आज का बहुत, ये कहावत भी है ना कि मिलने पे कई भ्रम टूटते बनते हैं। बिल्कुल। तो संगम तो वैसे भी मिलने का एक ही जगह है, तो कई बिल्कुल। सारी चीजें बिल्कुल नए आने वालों के लिए टूटती हैं, नए आने वालों के लिए बनती हैं। बिल्कुल। यहाँ लोग ही नहीं आते, परिंदे भी आते हैं। हाँ हाँ हाँ, कितने सुंदर बात। परिंदे भी आप देखिए विदेशों से आते हैं। आपका उस मेहमान को मत भूलिए। साइबेरियन आ गए होंगे, बिल्कुल पूरे बिल्कुल एकदम आ गए। वो अपने भरे। टाइम से, अपने वक्त से आ गए हैं। अब हमारा दाना लेने के लिए वो आ उनके गए लिए हैं। तो कोई कैलेंडर, कोई पंचांग नहीं काम करता। कोई काम नहीं कर, उन्हें पता है कि हमें यहाँ इस मौसम में इनके यहाँ हमको जाना है। वो आ गए अपने टाइम से, पाबंदी से, और उनके आने को क्या बात है। जितना हम खुश होते हैं उनको देख के, क्या बताएं हम, वो भी हमको खुश होते हैं। और हमें उनका भी स्वागत करना चाहिए, उन परिंदों का भी जो यहाँ आते हैं। बिल्कुल, वो और है 7 ही समुंदर पार करके यहाँ से आते हैं, और बिल्कुल उनका आना अद्भुत है भाई। वो तो, उसका कोई जवाब नहीं है, आप कह नहीं सकते उसके बारे में। जैसे समय के साथ कलाएं जो है, ये थोड़ा सा विवादित हो जाएगी बात, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ इस मुद्दे पर। कलाओं पे बड़े प्रतिबंध लगे अलग अलग समयों में, अलग अलग राज्यों में। अब तो दूसरा ही समय है, लोकतंत्र का माहौल है, लेकिन तब भी प्रतिबंध लगे हर समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कला पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव, राजनीतिक या धार्मिक, किसी प्रकार से कोई प्रभाव? देखिए साहब, देखिए मैं अपने आप को बड़ा संगम का बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं भी हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ,
और वहाँ से पढ़ने के बाद मैं सीधे आया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ने। शायद कोई आपको स्टूडेंट मिले, कोई इंसान मिले जो दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बनारस सीधे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आके पढ़ने लग जाए। तो मैं जब नया था मैं आया तो कहा कि एक लाइब्रेरियन थे, तो कोई मिश्रा जी थे, तो उन्होंने कहा, बुलाया मुझे अपने पास कि यार वहाँ तुम अलीगढ़ से आए हो? मैंने कहा हाँ सर मैं अलीगढ़ से आया हूँ। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी तुमको, मतलब ऐसा, मतलब वहाँ तो हिंदू लड़के नहीं पढ़ते होंगे? तो हमने कहा नहीं सर, हमारा रूम पार्टनर निशांत, हाँ। निशांत जिंदल, वो मेरा रूम पार्टनर था, और वो पढ़ता था, शुद्ध वेजिटेरियन था वो। और जब हम लोग डाइनिंग हॉल में जाते थे, निशांत भाई आके जब डाइनिंग टेबल पे बैठते थे तो कोई भी नॉन वेज नहीं लेता था अपनी टेबल पे, कि निशांत भाई आके बैठे तो उनके साथ सब सब्जी खाते थे, उनके एहतराम में सिर्फ, कि वो वेजिटेरियन है तो हम अगल बगल बैठ के वो नॉन वेज ना खाया जाए, कि उनको कहीं डिस्कम्फर्ट ना लगे। ये स्वभाव की भावना थी, ये एहतराम था, बिना कहा बेकहे एहतराम था। तो उनके ऐतराज के बिना भी, बिना उनके एतराज़ के बिना ये एहतराम हम लोगों ने रखा इस चीज़ को, और यही एहतराम मैंने बीएचयू में भी महसूस किया। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ कहे की बात है और कुछ नहीं है। आप जब दिलों में जाएंगे ना तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एक रोआ नहीं मिलेगा आपको। मैं पिछले एक घंटे से आपकी सारी पेंटिंग्स देख रहा हूँ कि मंदिरों के, घाटों के, कई तो दरवाजों के जिनके टूटने की आपको एक टीस भी है जिसका आपने जिक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल, खुलदाबाद, और बहुत सारे मंदिरों के ही ज़्यादातर पेंटिंग्स हैं, मंदिरों की, घाटों के बहुत पेंटिंग्स। असल में उन मंदिरों को हम मंदिर की तरह नहीं देखते ना, कि वो एक मज़हब की इमारत है, नहीं, हम उसको उस तरह से देखते ही नहीं हैं। अगर हम उसको उस तरह से देख रहे होते तो फिर हमारे और सियासतदानों में क्या फ़र्क रह जाता है? हमारा नज़रिया ही नहीं है वो। क्या बात भाई बात नज़र की है ना, नज़र अगर फ़र्क हो जाए तो नज़रिया बदल जाए, क्या बात है? विचार पूरे चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल, हमने उसको नज़र से देखा ही नहीं। जितना हमको आध्यात्म में महसूस होता है उसको देख करके, जितना मुझे होता है उतना एक हिंदू भाई को भी होता है, जितना एक हिंदू भाई को होता है उतना मुझे भी होता है। अब थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना कि ये संगम में जाके खड़े हो जाए, जो शांति अनुभूति होती है उस क्षेत्र में। बिल्कुल, देखिए संगम का की मैं अगर बात करना शुरू जैसे आप बता रहे थे कि कोई बाहें पसारे खड़ा हो जैसे, और हम लोग बिल्कुल, संगम का जो क्षेत्र है, जो कहा जाए जो पार्ट है, जो विशालता है, उसका जो जैसे लगता है कि किसी एक दैविक आंचल हो। हाँ, संगम का जो पार्ट है एक दैविक आंचल हो, मतलब किसी फैला हुआ है, किसी बाह फैला दी है अपनी। वो जो ईश्वर है ऊपर बैठा है, उसने अपनी एक आंचल ऐसे बिखेर दिया है और हम उसमें करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, एक कण के बराबर नजर आते हैं, छोटे छोटे कण की तरह नजर आते हैं। सोचिए उस ईश्वर के अस्तित्व के आगे हम एक कण से भी छोटे हैं, कितना छोटा अस्तित्व है हमारा, और उसमें सब समेटे हैं। क्या उसमें ईश्वर देख रहा है कि इसमें से कौन सा फोटोग्राफर जो फोटो खींच रहा है वो क्रिश्चियन है, कौन सा हिंदू है, कौन सा नहीं, सब वहाँ एक संगम सबको मिला लेता है, सबको मिला के चल रहा है, सबको मिला के चल रहा है। वहाँ एक हो गए साहब, मिल गए। जब किसी चीज़ को फेंट दिया आपने तो आप कहाँ अलग करोगे? आप उसको कहाँ तक, उन जर्रों को कहाँ तक अलग करोगे? रेत को कोई अलग करके दिखा दे कि मोटा जर्रा और बारीक जर्रा है, अलग अलग कर दो, है क्या आसान? नहीं आसान है। पानी पे लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। क्या कोई लाठी मार देगी, आज मैं गंगा को अलग कर दूंगा, यमुना को अलग कर दूंगा, कर देगा? नहीं कर पाएगा, कोई कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जब ऊपर वाला मिला रहा है तो किसी की लाठी मारने से क्या होता है? उसकी ज़रूरत है लाठी मारने की तो मार रहा है, मारने दीजिए, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, हट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा केस। ये है, इसको मैं इतनी छोटे चश्मे से नहीं देखता हूँ। हाँ, जो सियासत का छोटा सा चश्मा है उससे मैं नहीं देखता हूँ, मेरा चश्मा बहुत बड़ा है, मेरा विजन बहुत बड़ा है। देखिए आप संगम का पार्ट देखिए कितना बड़ा है। ये जो विजन आता है आदमी में, देखने का विजन जो आता है, ये पढ़ने लिखने से ही आता है। प्रकार से कहें पारिवारिक का जो एक परिवार का जो परंपरा रही होगी पढ़ने लिखने की, आपने अलग एक नाम लिए फारूकी साहब का, और आपने बताया कि आपकी बहन भी पोइट्री से ही एक्टिव है, आप कला को आपने चुना। बिल्कुल, ये जो एक सोच का विस्तार है, या कहें कि चश्मे का नंबर बढ़ना है जैसे कहें अगर हम, ये पढ़ने लिखने से ही आया। बिल्कुल पढ़ने लिखने से आता है। देखिए और संगम या और बनारस जिसका जहाँ जहाँ आप रहे, वो तो मतलब भारतीय परंपराओं में हमेशा से एक वो रहे हैं जगह, मतलब मुख्य जगहें रही हैं जहाँ लोग पढ़ने या शिक्षा के लिए ही आते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो साहित्य और जो आर्ट है ना,
हमारे सबके अंदर और यहाँ भरा तो वो डिवाइडेशन भी नहीं था ना कि आप इस जाति के हो तो यहाँ स्नान ना करो, तुम्हारा घाट ये है, तुम्हारा घाट वो बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं पंडित जी नहा रहे हैं, वहीं हम लोग कलर कर रहे हैं, उसी गंगा के पानी से निकाला और जो है वहीं वाटर कलर अब करने आप बैठ गए। सोचिए कि आपकी सारी पेंटिंग्स तो मतलब सिर नवाने लायक है, सब में गंगा का पानी, यमुना का पानी है। बिना पानी के मेरा काम ही नहीं होता। पानी जो ऐसी चीज़ है वो जज्बातों से भरा हुआ है। पानी जब आप कागज़ पे डालते हैं, मैं जब कागज़ पे डालता हूँ, कोई भी डालेगा कागज़ पे तो वो फैलता है, बुरी तरह से फैलता है। देखिए जज्बाती जब हम होते तो आँख से पानी ही निकलता है। तो पानी से बड़ा जज्बाती कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जज्बातों को बयां करने के लिए, कुछ कहने के लिए, तो पानी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो लेखक होता है ना, लिखता है, उसको भी, उसकी कलम में भी पानी ही होता है, लिक्विड ही होता है। तो लिक्विड से अच्छी कोई चीज़ नहीं है जज्बात को बयान करने के लिए। चाहे वो लेखक हो वो इस्तेमाल करे, चाहे कोई क्या बोलते हैं स्कल्प्टर है, तो अगर वो मूर्ति बनाया तो वो भी पानी मिला के ही मिट्टी को सान रहा है। तो पानी तो जल तो जीवन है, जल के बिना आप कल्पना कर ही नहीं सकते हो। तो पानी तो ज़रूरी है भाई। पानी आपको हमारी हर पेंटिंग में मिलेगा, वाटर मिलेगा ही मिलेगा, उसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। और जैसे इतने दिन से आप प्रयागराज को, इलाहाबाद को, बनारस को, अलीगढ़ को अपनी कूची से, अपने पेंट से, अपने पानी से रंग रहे हैं, आपको कभी ऐसा आभास हुआ कि मतलब आप बना चुके वो काम जो आप करना चाहिए था, या अभी भी वो बुलबुलाहट है? नहीं, कोई एग्जाम्पल या कुछ? देखिए वहाँ पे संकट मोचन में बैठते थे, स्केच करते थे, और देखा कि कोई आ गया, अरे मेरा स्केच बनाया, हाँ भैया प्रसाद दीजिए, और तुरंत हम लोग वहीं मंदिर में बैठ गए, प्रसाद ले लिए और खा भी रहे हैं, और शाम की चाय नाश्ता सब वहीं हो गया। किसी को स्केच पसंद आ गया तो स्केच थमा दिया, उसने चाय पिला दी, हो गया, हो गया। तो ये काम, ये घटनाएं बहुत सारी हुई हैं। मतलब बनारस तो अद्भुत रहा हमारे लिए। घाट बैठ के खूब पेंटिंग्स हुई होंगी। बहुत 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 काम किया है घाट पे बैठ के। घाट का संकट मोचन का जो कार्यक्रम होता है 7-8 दिन, अरे संकट मोचन का कार्यक्रम की क्या बयान करें हम, कि अद्भुत वहाँ का, तो कि जो एक अलग ही मतलब फीलिंग है। अब शायद हम अल्फाज नहीं हमारे पास बयान करने के लिए। अब अल्फाज बयान करने से एक याद आया किस्सा हमको, कि हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, बलबीर सिंह कट साहब थे और चंद विनोद सर थे। तो ये लोग राम किंकर बैच के शिष्य थे। हाँ। राम किंकर बैच जो है भाई बंगाल स्कूल का एक नामी कलाकार रहे हैं। और आप रिजर्व बैंक के पास के सामने जाइए, यक्षिणी की मूर्ति बनी है, वो भी उनकी बनी हुई। बहुत सारी कृतियां उनकी फेमस है। टोकूंगा, बंगाल स्कूल से क्या मतलब? बंगाल स्कूल से मतलब ये कि देखिए इंडियन आर्ट को जो है, जब क्यों यहाँ पे बहुत वक्त तक अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, तो अच्छा, जैसे कंपनी साली, हाँ मैं अंग्रेज़ों उस पर मैं बताता हूँ। तो वो इंडियन आर्ट वर्क तो यहाँ खाने पीने को मजबूर इंसान, यहाँ आर्ट करना तो बहुत मुश्किल बात थी। जो बहुत धनाढ़ परिवार के लोग हुआ करते थे वही थोड़ा ड्राइंग पेंटिंग करते थे। बाकी जो छोटे कलाकार थे तो अंग्रेज़ उनको क्या करते थे, काम दे देते थे कि हमको, वो कैमरा तो था नहीं, फोटो तो कहते थे सपेरे का चित्र बना दो, है ना, उसका नट का जो होता है, जो रस्सियों पे चलते हैं, उसका चित्र बना दो। इंडिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूनिक चीज़ें होती, वो इंग्लैंड में ले जाके उनको दिखाते थे। हमारे यहाँ तो भित्ति चित्र का, या कहें कि दीवारों पे पेंट करने का परंपरा रही है। दीवारों पे पेंट अलग तरीके से होता, तो जब आप और पीछे जाएंगे तो अजंता एलोरा की जो पेंटिंग्स बनी है वो दीवारों पे म्यूरल वगैरह बने हैं, वो एक अलग चीज़ है। मगर हम अंग्रेज़ों के टाइम की बात करें अगर हम, तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने कुछ काम दे रखा था। वो जो पेंटिंग बनती थी वही कंपनी शैली के रूप में विकसित हुई। अच्छा। तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एक जो बौद्धिक हमारा वर्ग है, जो बंगाल के लोग थे, या बंगाल शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो टैगोर फैमिली थी, ये एक विचारक थी, बौद्धिक रूप से ये रिच भी थे। तो इन्होंने यहाँ से एक विचार पैदा हुआ कि इंडियन आर्ट को फिर से रेनोवेट करना है। टैगोर जी और उनके भाई तो खुद भी रविन्द्रनाथ टैगोर, ये उन्होंने इंडियन आर्ट को रिवाइव करने की बात हुई। इन्होंने कई देशों की यात्राएं की, इंडियन आर्ट को स्टडी किया, और इंडियन आर्ट में जो वॉश पेंटिंग हुआ करती थी उसको फिर से पुनर्जीवित इन्होंने किया। वॉश पेंटिंग से मुराद ये है कि पेंटिंग बनाई जाती थी, उसको फिर पानी से धोया जाता था, फिर उस पर एक पेंटिंग होती थी, लेयर बाय लेयर उसको धो करके एक ट्रांसपेरेंट सा इफेक्ट वॉश पेंटिंग में क्रिएट होता था। अब वॉश पेंटिंग करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं।
तो आर्या सर थे लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के, वो किया करते थे। उसके बाद राजेंद्र कुमार जी हैं, वो अभी कर रहे हैं। बहुत गिने चुने बचे हैं वॉश पेंटिंग करने के लिए। थोड़ा मुश्किल विधा भी है। वाटर कलर को तो ऐसे भी बहुत मुश्किल कहा गया है। इट इज़ सेड टू बी द टफेस्ट मीडिया टू बी मास्टर्ड। तो मुश्किल था, तो मुश्किल चीज़ों को जल्दी कहाँ हाथ कोई लगाता है। चाहते हैं बस खटाखट मैं बस पेंटिंग बनाऊँ और उसको फेसबुक पे लगा दूँ, इंस्टाग्राम पे लगा दूँ, फेमस हो जाऊँ। आज को तो फेमस होने का ट्रेंड है कि जल्दी से फेमस हो जाऊँ, जल्दी से फेमस हो जाऊँ। हम घूमते हैं उस बात पे जो आप किस्सा सुना रहे थे रामकिंकर सर का और बलबीर जी का। बलबीर जी, वो किस्सा ये था कि आर्टिस्ट जो होता है वो खास करके जो पेंटर होता है या स्कल्प्टर होता है, उसके पास अल्फाज नहीं है। पोएट क्या होता है कि वो एक कविता लिख देगा, 4 लाइन शब्द हैं उसके पास अपने आप को, जज्बातों को लिखने के लिए। आर्टिस्ट बना के बताता है। तो वो अपना एक किस्सा बता रहे थे कि एक दफ़ा उनको एक टॉपिक दिया गया था, हमारे जो उस्ताद थे बलबीर सिंह कट साहब, उनको कि दिया गया, नहीं चंद्र विनोद सर थे, चंद्र विनोद और बलबीर सिंह कट दोनों शांति निकेतन से पढ़े हुए। अच्छा। तो वो विनोद सर बता। अच्छा, इसलिए आपने बंगाल स्कूल बोला। हाँ, बंगाल स्कूल का जिक्र इसी वहीं से आया। तो वहीं से पढ़े तो BHU आके प्रोफेसर हो गए थे स्कल्पचर डिपार्टमेंट में ये लोग। तो ये बता रहे थे किस्सा कि जो है एक दफ़ा हम लोग को एक टॉपिक दिया गया था, वो कुछ स्कल्पचर मिट्टी में बना रहे थे और उसमें शायद कुछ दर्द को दिखाना था, पेन को दिखाना था। अब वो रामकिंकर बैठ जाए, कहे कि भालू लक्षी ना, मतलब बंगला में ही बोले कि अच्छा नहीं लग रहा है। दादा क्या अच्छा नहीं लग रहा है? कहा कि आनंद नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। वो बार बार जाएँ वो पेंट स्कल्पचर को देखें, कहें मज़ा नहीं आ रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, भालू लक्षी ना तुम्हें की करछे विनोद, तो क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? तो दादा क्या नहीं अच्छा लगा? और सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, तुम्हारा स्ट्रोक्स बहुत अच्छा है, इसमें निकल रहा है, शेप बहुत अच्छा आया है, और तुम्हारा जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा अच्छा है। सब लोग स्किल की तारीफ कर रहे थे। अब वो कहें कि अच्छा नहीं लग रहा है, भालू लक्षी ना अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, क्या अच्छा नहीं लग रहा? तो वो तभी अचानक से आए वो और उनका हाथ पकड़ा और बाहर लेके गए। शांति निकेतन में तो पेड़ ही पेड़ है, बस बाहर लेके गए और बाल ऐसे सर पकड़ा और धाड़ से मारा है। तो बोले कहा कि दर्द इसमें नहीं, पेन नहीं है, ये नहीं आ रहा है इसमें, ये डालो इसमें। तो मतलब इतना सा एक शब्द कि इसमें पेन नहीं आ रहा, बोल ही नहीं पा रहे थे। तो आर्टिस्ट का के साथ ये है कि वो बोल नहीं पाता, शब्द नहीं होते। पता नहीं मैं कैसे इतना बोल रहा हूँ, मुझे उतना नहीं बोलना आता, लेकिन फिर भी ठीक है। तो इलाहाबाद में तो एक बतकही लंतरानी फेमस है ना, तो वो थोड़ा आपके निकल में आ गई धीरे-धीरे आ गई। अब ये कहिए तो वही अब शहर में भी घूमा हूँ। हर शहर का अपना मिजाज है। अपना एक वो है। इलाहाबाद को तो कहते हैं लोग आराम का शहर, कि क्या जो हो जाए दोपहरी में तो हम सोएंगे। तो इलाहाबाद को तो ऐसे भी कहा गया बाबू, या तो बाबुओं के शहर का या साहित्यकारों के शहर कहा गया है, जिसको थोड़ा मतलब आराम पसंदगी जिसके अंदर हो। नहीं, आराम पसंदगी तो भाई हमने इलाहाबाद में भी देखी। इलाहाबाद का अंदाज ही अलग है, थोड़ा अजीब ही अंदाज है यहाँ का, और बनारस का अंदाज अलग है। वहाँ मस्त मौला है लोग, बेफिक्र। बेफिक्र हैं। यहाँ अपने ही भौकाल में रहते हैं। अपने ही भौकाल में रहते हैं कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है। तो ये मामला है। तो वहाँ भी लोग पानी में डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं तुम एक पानी में डुबकी लगाते हैं, हम 2 पानी में डुबकी लगाते हैं। ये मामला है यहाँ पे बनारस और इलाहाबाद का। खैर मज़ेदार शहर है दोनों ही, और हर शहर का अपना एक मिजाज है। जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो शहर का मिजाज कहलाते हैं। जो किसी शहर के लोग शहर का मिजाज कहलाते हैं, और किसी शहर की इमारत जो होती है वो शहर का चेहरा होती है। क्या बात है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है शहरों को पेंट करना में। तो इमारतों को मैं इसीलिए बनाता हूँ कि मैं शहर पेंट कर रहा होता हूँ। किसी शहर को बयान करना है तो उसकी इमारत को देखो, उसको देखो। तो मेरी बड़ी दरख्वास्त है कि भाई शहर का चेहरा जितना हो सके उतना संवार के रखें, बना के रखें। अपने इलाहाबाद के लोगों को भी कहेंगे कि भाई सफाई बनाए रखें शहर में, और शहर के चेहरे पे न थूकें, न गुटखा खाएं, न ये करें, और उसको शहर के चेहरे को बना के रखें, अपनी इज़्ज़त को बना के रखें। ये हमारी गुजारिश है यहाँ के लोगों से भी, और है भी भाई। लोग हैं अपने मिजाज में जी रहे हैं, दही जलेबी खा रहे हैं, क्या दिक्कत है।
बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much. हमने प्रयागराज के बारे में बहुत अच्छी बात की, इलाहाबाद के बारे में। हम फिर जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी तक आप कसीम फारूकी सर से संवाद सुन रहे थे। हमने इस संवाद श्रृंखला में इलाहाबाद को थोड़ा और जाना, कई किस्सों को सुना, हंसे मुस्कुराए, थोड़े बहुत दर्दों से भी गुजरे, लेकिन वो चलता है। हम धीरे धीरे इन घावों को भरेंगे और लोगों से जुड़ेंगे, इलाहाबाद को और करीब से जानेंगे, संगम को आपको और करीब से दिखलाएंगे। जुड़े रहिए प्रयाग दर्शन पर हमारे साथ। धन्यवाद।